हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, आज अपन पढ़ने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए जनरल साइंस, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा मानव शरीर तंत्र, जो कि जनरल साइंस में जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का टॉपिक है। और मानव शरीर तंत्र ये हमारा टॉपिक पूरा होने के बाद हम पढ़ेंगे आहार एवं पोषण, और वो टॉपिक पूरा होने के बाद मानव रोग और आनुवंशिक एवं विकास, फिर पारिस्थितिकी तंत्र। तो साथियों, आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी शानदार होने वाला है। आप वीडियो को अंत तक देखते रहें। चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न। देख सकते हैं ये आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न यह है कि मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? पहला ऑप्शन है ग्रसिका से, बी ऑप्शन मुख गुहिका से, सी ऑप्शन ग्रहिणी और डी ऑप्शन है अमाशय से। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मुख गुहिका से। यानी मानव शरीर के जो पाचन तंत्र में पाचन की जो प्रक्रिया है वो मुख गुहिका से प्रारंभ होती है। यानी मनुष्य के पाचन तंत्र में सम्मिलित अंगों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है: आहार नाल एवं सहायक पाचन ग्रंथियां। आहार नाल एक लंबी व सतत नलिका है जो कि मुख से गुर्दा तक फैली हुई होती है। मनुष्य की आहार नाल लगभग 30 फीट लंबी होती है। तो साथियों, अगर एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाए कि मनुष्य की जो आहार नाल है वो लगभग कितनी लंबी होती है, तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो लगभग 30 फीट लंबी होती है, जो निम्न भागों में बंटी रहती है, जो कि आप इस प्रकार देख सकते हैं: मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली और अमाशय। आंत छोटी और बड़ी दोनों। मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग होता है। मनुष्य में पाचन का प्रारंभ है जो कि मुख गुहा से ही हो जाता है, जहां पर भोजन को लार की सहायता से मथा जाता है। भोजन में उपस्थित लगभग 30% स्टार्च का पाचन मुख गुहा में ही हो जाता है। तो साथियों, आशा करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। यह आपकी स्क्रीन पे प्रश्न यह है कि एक व्यक्ति जो कि डायबिटीज से पीड़ित है, उस व्यक्ति का निम्न में से कौन सा अंग है जो कि ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है? ऑप्शन ए पीनियल ग्रंथि, ऑप्शन बी पित्ताशय, सी ऑप्शन यकृत और डी ऑप्शन है अग्न्याशय। साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी अग्न्याशय। यानी मधुमेह उपापचय रोगों का समूह है जिसमें रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। मधुमेह की समस्या या तो अग्न्याशय की उचित मात्रा में इंसुलिन स्रावित न करने या शरीर की कोशिकाओं का स्रावित इंसुलिन के प्रति उचित प्रतिक्रिया न करने से होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। यह आपकी स्क्रीन पे प्रश्न यह है कि इंसुलिन हार्मोन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन है जो कि सही माना जाता है? पहला ऑप्शन है इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है जो मानव शरीर में उत्पादित नहीं होता है। ऑप्शन बी इंसुलिन एक स्टेरॉइड हार्मोन है जो कि मानव शरीर में उत्पादित होता है। और सी ऑप्शन इंसुलिन एक कोलेस्टेरॉल प्रेरित हार्मोन है जो मानव को दिया जाता है। और ऑप्शन डी है इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है जो कि मानव शरीर में उत्पादित होता है। साथ ही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है जो कि मानव शरीर में उत्पादित होता है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है जो कि अग्न्याशय है, और अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि है। इस ग्रंथि का अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाओं से बना होता है, जिसमें अल्फा, बीटा, डेल्टा एवं एफ कोशिकाएं होती है। बीटा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती हैं। इंसुलिन एक प्रोटीन श्रृंखला या पेप्टाइड हार्मोन है जिसमें जस्ता धातु उपस्थित होती है। इंसुलिन का मुख्य कार्य रक्त के अतिरिक्त शुगर को
ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। यानी इंसुलिन का मुख्य कार्य रक्त के अतिरिक्त शुगर को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करना होता है। ये ग्लाइकोजन यकृत में संचित रहती है। शरीर में इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये आपकी स्क्रीन पे प्रश्न यह है कि रक्त में विषाणु किसके लिए आवश्यक होते हैं। पहला ऑप्शन ऑक्सीजन वहन, बी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड वहन करने के लिए, ऑप्शन सी रक्त का थक्का बनने की शुरुआत करना और ऑप्शन डी है यूरिया के निम्नीकरण यानी डिग्रेशन की शुरुआत करना। इस प्रश्न का राइट आंसर साथियों आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रक्त का थक्का बनने की शुरुआत करना। यानी रक्त में पाए जाने वाले प्लेटलेट्स विषाणु सूक्ष्म एवं रंगहीन होती है। इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ये रुधिर स्कंदन, रक्त वाहिकाओं की मरम्मत तथा संक्रमण से शरीर की रक्षा में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। प्रश्न है कि फेफड़ों से ऑक्सीजनीकृत होकर रक्त कहाँ आता है। इस प्रश्न का सही जवाब साथियों आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा, जिसमें पहला ऑप्शन है बायां अलिंद और बी ऑप्शन है बायां नीले, सी दायां अलिंद और लास्ट ऑप्शन है दायां नीले। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए बायां अलिंद। यानी हृदय में 4 कक्ष होते हैं, जिनमें 2 कक्ष है वो अपेक्षाकृत छोटे तथा ऊपर को पाए जाते हैं, जिन्हें अलिंद कहते हैं, तथा 2 कक्ष है जो कि अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, जिन्हें नीले कहते हैं। बाएं अलिंद में फेफड़ों से शुद्ध रक्त आकर बाएं नीले में जाता है और बाएं नीले में शुद्ध रक्त जो कि शरीर के सभी ऊतकों में पहुंचता है। साथियों आशा करता हूं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न यह है कि मानव शरीर में लौह पुंज किसमें है। ऑप्शन ए अस्थि में, ऑप्शन बी रक्त में, या फिर दंत में या यकृत में। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी रक्त में। यानी रक्त वह तरल पदार्थ है जो कि हमारी वाहिनियों में प्रवाहित होता है और मानव रक्त में पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। इसके रासायनिक संयोजन में ग्लोबिन प्रोटीन हिम नामक लाल रंग के पदार्थ से जुड़ा रहता है और रक्त का लाल रंग इसी हिम के कारण होता है और हिम की वलय में लौह केंद्रीय भाग होता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर के हृदय तथा परिसंचरण तंत्र के किस भाग में वी ऑक्सीजन रुधिर बहता है। साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा, जिसमें ए ऑप्शन है महाधमनी, ऑप्शन बी फुफ्फुस शिरा, सी ऑप्शन बायां अलिंद और लास्ट ऑप्शन है महाशिरा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी महाशिरा। यानी मानव शरीर के हृदय तथा परिसंचरण तंत्र के महाशिरा भाग में वी ऑक्सीजनित रुधिर बहता है। महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी धमनी है जो कि बाएं नीले से शुद्ध रक्त शरीर में पहुंचाने का कार्य करती है और फुफ्फुसीय शिरा शुद्ध रक्त फेफड़ों से बाएं अलिंद में पहुंचाती है और बाएं अलिंद में फेफड़ों से शुद्ध रक्त आकर बाएं नीले में जाता है और महाशिरा हृदय से हृदय के दाएं भाग को ऑक्सीजन की कमी वाले रक्त की आपूर्ति करता है। साथियों अगला प्रश्न ये आपकी स्क्रीन पे प्रश्न यह है कि वृक्क यानी गुर्दा एक एंजाइम स्रावित करता है जो कि प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिस में परिवर्तित कर देता है। यह एंजाइम क्या है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा, जिसमें पहला ऑप्शन है रेनिन, बी ऑप्शन नाइट्रोजनेन और सी ऑप्शन है हाइड्रोलेज, डी ऑप्शन है मोनोऑक्सीजनेज। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रेनिन। यानी वृक्क में पाए जाने वाले जक्सिटार्गोल्यूलर
कोशिकाओं द्वारा रेनिन का स्रवण किया जाता है और रेनिन रक्त में एंजियोसिनोजेन को एंजियोटेंसिन में बदल देता है और रेनिन जो कि रक्त दाब को नियंत्रित करने का कार्य करता है। साथियों, आशा करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न यह है कि लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसीएस में ए ऑप्शन न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और अंतःप्रद्रवी जालिका नहीं होती है। बी ऑप्शन न्यूक्लियस, सूत्रकणिका और अंतःप्रद्रवी जालिका होती है। सी ऑप्शन न्यूक्लियस और यानी सूत्रकणिका होती है किंतु अंतःप्रद्रवी जालिका नहीं होती है। डी ऑप्शन सूत्रकणिका नहीं होती है किंतु अंतःप्रद्रवी जालिका होती है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और अंतःप्रद्रवी जालिका नहीं होती है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि लाल रक्त कोशिकाओं यानी कणिकाओं आरबीसीएस को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, जो कशेरुकियों के रुधिर में पाई जाती है। मनुष्य में इनमें केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया और अंतःप्रद्रवी जालिका नहीं पाई जाती है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए राइट होगा। पुरुष में इसकी औसत संख्या 4.6 से 6 मिलियन और महिला में 4.2 से 5 मिलियन होती है। यह शरीर में गैसों के परिवहन का कार्य करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, यह आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न यह है कि मेलानिन एक प्राकृतिक वर्णक है जो कि मानव त्वचा, बाल और परितारिक आइरिस को रंग प्रदान करता है। ये किससे सुरक्षा प्रदान करता है? तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर आपको दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा, जिसमें पहला ऑप्शन है पराबैंगनी विकिरण से, ऑप्शन बी है अवरक्त विकिरण से, सी ऑप्शन अक्स किरण विकिरण से और लास्ट ऑप्शन है लघु तरंग रेडियो विकिरण से। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पराबैंगनी विकिरण से। यानी मेलानिन एक वर्णक होता है जो कि त्वचा, आंख, बाल, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र आदि में पाया जाता है एवं इसके रंग को निर्धारित करता है। मेलानिन जितना अधिक होता है, आंख, बाल, त्वचा आदि का रंग उतना ही गहरा होता जाता है। ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करने में सहायक होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए राइट होगा, यानी पराबैंगनी विकिरण से सहायता प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? ऑप्शन ए अगुणित युग्मनज, ऑप्शन बी द्विगुणित युग्मनज, सी ऑप्शन अचल पुंयुग्मक और डी ऑप्शन है गतिशील पुंयुग्मक। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी द्विगुणित युग्मनज। यानी मानव में निषेचन की प्रक्रिया में फेलोपियन ट्यूब का अंडवाहिनी में संपन्न होती है। इसमें नर युग्मक यानी शुक्राणु एवं मादा युग्मक अंडाणु में निषेचन क्रिया के फल स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है जो द्विगुणित होता है। ये युग्मनज विकास कर शिशु का निर्माण करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न यह है कि बढ़े हुए सीरम यूरिक अम्ल स्तर के कारण गाउटी आर्थराइटिस से ग्रसित रोगियों को निम्नलिखित खाद्य घटकों में से किस एक का अंतःग्रहण न्यूनतम रखना चाहिए? इस प्रश्न का राइट आंसर साथियों इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा, जिसमें पहला ऑप्शन है खाद्य फाइबर, बी ऑप्शन न्यूक्लिक अम्ल, सी ऑप्शन लिपिड और डी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी न्यूक्लिक अम्ल। गाउटी आर्थराइटिस जोड़ों से संबंधित आर्थराइटिस का एक जटिल रूप है जिसमें अचानक से जोड़ों में तेज दर्द और सूजन आ जाती है और त्वचा है जो कि हमारी लाल होने लग जाती है। सामान्यतः इसमें पैर के अंगूठे में दर्द और सूजन आने लग जाती है। बढ़े हुए यूरिक अम्ल स्तर के कारण
इसके रोगियों को न्यूक्लिक अम्ल के खाद्य घटकों का अंतःग्रहण न्यूनतम कर देना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। साथियों प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक है जो कि स्त्री जनन तंत्र का भाग नहीं है। इन दिए गए 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर चुन के बताना होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक है जो कि स्त्री जनन का तंत्र भाग नहीं है। ऑप्शन ए फेलोपियन ट्यूब, ऑप्शन बी गर्भाशय ग्रीवा, और सी ऑप्शन है मूत्र मार्ग, और डी ऑप्शन है योनि। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मूत्र मार्ग। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, यानी फेलोपियन ट्यूब, गर्भाशय ग्रीवा, योनि आदि स्त्री जनन तंत्र का भाग होते हैं। और मनुष्य में मूत्राशय तंत्र एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्र नलिका एवं एक मूत्राशय और मूत्र मार्ग का बना होता है। अतः मूत्र मार्ग उत्सर्जन तंत्र का भाग होता है। साथियों आशा करता हूं यह प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न यह है कि कथन श्वसन सभी जीवों के जीवित रहने के लिए अनिवार्य है और कारण ये जीव द्वारा लिए गए भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त करता है। तो साथियों इन दिए गए कूट में से सही आंसर को चुनिए। पहला ऑप्शन कथन व कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बी ऑप्शन है कथन व कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी कथन सही है कारण गलत, और डी ऑप्शन है कथन गलत है और कारण सही। साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए कथन व कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ए इज द राइट आंसर। साथियों इसकी व्याख्या है, हम अंतः श्वसन द्वारा जो वायु शरीर के अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन के लिए किया जाता है। इस प्रक्रम में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। देखते हैं अगला प्रश्न, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है। तो साथियों दिए गए 4 कथन में से आप इसका राइट आंसर दीजिए कि इनमें से कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है। पहला ऑप्शन मानव नेत्र अपसारी लेंस से युक्त एक अपवर्तन निकाय है। बी ऑप्शन मानव नेत्र के रेटिना में प्रकाश संवेदी लाखों कोशिकाएं होती हैं जिन्हें शलाका यानी रोड और शंकु यानी कोन कहते हैं, जो प्रकाश को विद्युत संदेशों में परिवर्तित करती है। सी ऑप्शन रेटिना पर फोकसित होने वाला प्रत्येक प्रतिबिंब औंधा होता है। डी ऑप्शन वस्तुओं की सापेक्षित स्थितियों की सही फर्क करने के लिए हमें दोनों आंखों की आवश्यकता होती है यानी जरूरत होती है। साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी मानव नेत्र अपसारी लेंस से युक्त एक अपवर्तन निकाय है। यानी इसकी व्याख्या देखते हैं कि मानव में नेत्र की जो आकृति लगभग गोलाकार होती है। इसके पारदर्शी भागों को कॉर्निया कहते हैं और कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की संरचना बनी होती है जिसे परितारिका तंत्र परितारिका यानी कहते हैं। और परितारिका नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। इसमें स्थित पुतली के पीछे एक उत्तल लेंस होता है जो कि प्रकाश को आंखों के पीछे रेटिना पर फोकस करता है। तो साथियों आशा करता हूं प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। देखते हैं अगला प्रश्न ये आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक अंग है जो कि श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता है। तो साथियों दिए गए 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर चुन के बताना होगा कि इनमें से कौन सा जो शारीरिक अंग श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता है। ऑप्शन ए श्वसनी, ऑप्शन बी बोमट संपुट, और ऑप्शन सी डायफ्राम,
और ऑप्शन डी है श्वास नली। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बोमन संपुट, जो कि आप इस प्रकार देख सकते हैं बोमन संपुट को। यानी इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि मनुष्य का श्वसन तंत्र निम्नलिखित अंगों से मिलकर बना हुआ होता है। और नाक, जैसे कि आप इस प्रकार देख सकते हैं, नाक, ग्रसनी, स्वर यंत्र और श्वास नली। फेफड़े, इनके अतिरिक्त ब्रोंकी, श्वास नली एवं ब्रोंकियोल्स, डायफ्राम व इंटरकोस्टल पेशियां भी श्वसन में सहायता करती हैं और डायफ्राम की उपस्थिति स्तनधारियों को मूलभूत लक्षण होते हैं। बोमन संपुट उत्सर्जन तंत्र का भाग होता है। बोमन संपुट से निष्पादित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता होता है, जहां अधिकांशतः ग्लूकोज का पुनरावशोषण होता है तथा वृक्कीय शिरा में रक्त के पास वापस भेजा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यह है कि यदि किसी अज्ञात दुर्घटना के कारण एक व्यक्ति के पेट की भित्तियों की अम्ल स्रावी कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो निम्नलिखित में से कौन से एक जैव अणु का पाचन सबसे अधिक मात्रा में प्रभावित होता है। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शंस में से चुनकर बताना होगा, जिसमें पहला ऑप्शन है केवल प्रोटीन, ऑप्शन बी लिपिड, सी ऑप्शन केवल कार्बोहाइड्रेट और डी ऑप्शन है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए केवल प्रोटीन। यानी आमाशय प्रोटीन पाचन का प्रमुख स्थान होता है। इसमें जठर ग्रंथियां जठर रस का स्रावन करती हैं, जो कि अत्यधिक अम्लीय पीएच जिसका मान है 1.8 होता है। जठर रस के अंतर्गत पेप्सिन, रेनिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl एवं म्यूक्स आते हैं। यानी HCl की उपस्थिति में पेप्सिनोजन सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है एवं प्रोटीन को सरल अणुओं में तोड़ देता है। HCl की उपस्थिति में निष्क्रिय प्रोरेनिन सक्रिय रेनिन में परिवर्तित हो जाता है। यह रेनिन दूध में उपस्थित केसिनोजन प्रोटीन को केसिन में बदल देता है। इसलिए अम्ल स्रावी कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने पर सबसे अधिक प्रोटीन का पाचन प्रभावित होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों, प्रश्न यह है कि आमाशय को यानी आमाशय से बाहर आने वाले अम्लीय अर्धपाचित खाद्य का उदासीनीकरण किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए अग्न्याशी रस के द्वारा, ऑप्शन बी ग्रहणी स्राव, ऑप्शन सी है बृहदांत्र स्राव और डी ऑप्शन है पित्त रस। साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पित्त रस। यानी आमाशय है जो कि प्रोटीन पाचन का प्रमुख स्थान होता है और आमाशय की भीतरी दीवार पर उपस्थित जठर ग्रंथियां यानी जठर रस स्रावित करती है, जो कि अत्यधिक अम्लीय होता है और आमाशय से बाहर आने वाले अर्धपाचित अम्लीय खाद्य का उदासीनीकरण पित्त रस द्वारा किया जाता है, जो कि पित्त रस गाढ़ा हरे पीले रंग का हल्का क्षारीय द्रव होता है, जो कि यकृत द्वारा स्रावित होता है एवं पित्ताशय में संचित रहता है। तो साथियों, आशा करता हूं ये प्रश्न भी आपको समझ में आ रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न यह है कि हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि राइट है। ऑप्शन ए आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन केवल ऑक्सीजन वहन कर सकता है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं। ऑप्शन बी आरबीसी का हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों वहन कर सकता है। ऑप्शन सी आरबीसी का हीमोग्लोबिन केवल कार्बन डाइऑक्साइड वहन कर सकता है और डी ऑप्शन है हीमोग्लोबिन केवल रुधिर अंतचन के लिए प्रयुक्त होता है, न कि गैसों को वहन करने के लिए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी आरबीसी का हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों वहन कर सकता है। यानी इसकी व्याख्या देखते हैं कि हीमोग्लोबिन नामक जो लाल वर्ण के कारण ही रुधिर का रंग लाल होता है। इसका मुख्य कार्य ऑक्सीजन का वहन करना होता है। इसके साथ ही ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी फेफड़ों तक परिवहित
करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यह है कि श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती हैं? तो साथियों, इन दिए गए 4 ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर चुनकर बताना होगा, जिसमें ए ऑप्शन है ऑक्सीजन का वहन करना, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करना, ऑप्शन सी रोगाणुओं का विनाश और डी ऑप्शन है रक्त का थक्का बनाना। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रोगाणुओं का विनाश, यानी सी इज द राइट आंसर। रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। रक्त कोशिकाएं यानी कणिकाएं इसमें तैरती रहती हैं और ये कणिकाएं हैं जो कि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, जो कि आप इस प्रकार देख सकते हैं। पहला है लाल रक्त कणिकाएं और दूसरी है श्वेत रक्त कणिकाएं और तीसरी है पट्टिकाणु प्लेटलेट्स। यानी लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती है, जबकि श्वेत रक्त कणिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती है जो कि हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जबकि रक्त का थक्का बनना पट्टिकाणुओं यानी प्लेटलेट्स के कारण होता है। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न यह है कि लसिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन राइट होगा? ऑप्शन ए लसिका कोशिकाओं में से रक्त के स्राव के कारण बनती है, ऑप्शन बी लसिका में रक्त कोशिकाएं जैसे कि RBC होती है, और सी ऑप्शन रक्त परिसंचरण हृदय द्वारा भी लसिका परिसंचारित की जाती है, ऑप्शन डी लसिका केवल हार्मोन्स को ले जाने का कार्य करती है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी लसिका है जो कि कोशिकाओं में से रक्त के स्राव के कारण बनती है। यानी लसिका रुधिर वाहिनियों तथा ऊतकों के मध्य खाली स्थान में एक रंगहीन स्वच्छ तथा तरल पदार्थ के रूप में पाया जाता है, और रुधिर प्लाज्मा रुधिर कोशिकाओं की पतली दीवार से छनकर ऊतक कोशिकाओं के संपर्क में आ जाता है। इस छने हुए द्रव्य को लसिका या फिर ऊतक द्रव्य कहा जाता है। तो साथियों, मैं आशा करता हूं कि इस प्रकार का अगर प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिले तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। यानी लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं यानी RBCs नहीं पाई जाती है। ये कोशिकाओं तक पोषक तत्वों, गैसों, हार्मोन्स तथा एंजाइम्स आदि को पहुंचाने का काम करती है, और यह हृदय द्वारा लसिका परिसंचरित नहीं करती है। तो साथियों, आप अभी तक हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम नए जो वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। प्रश्न हमारा यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सही है? पहला ऑप्शन यूरिया यकृत में उत्पन्न होता है, ऑप्शन बी यूरिया रुधिर में उत्पन्न होता है, ऑप्शन सी यूरिया मंड यानी स्टार्च के पाचन से उत्पन्न होता है, और डी ऑप्शन यूरिया फेफड़े और वृक्क में उत्पन्न होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए यूरिया है जो कि यकृत में उत्पन्न होता है। यानी मनुष्य एवं सभी कशेरुकी प्राणियों में वृक्क को यानी वृक्क के अलावा यकृत, त्वचा, फेफड़े आदि अंग भी उत्सर्जन में मदद करते हैं। यकृत विशेष एंजाइमों की सहायता से आवश्यकता से अधिक अमोनिया यानी NH3 को यूरिया में परिवर्तित कर देता है या फिर बदल देता है, जो कि अमोनिया से कम हानिकारक होता है। अगला हमारा प्रश्न है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन ये कॉर्निया की विद्युत सक्रियता का ग्राफीय चित्रण है, ऑप्शन बी ये वृक्क की गतिविधियों का ग्राफीय चित्रण है, ऑप्शन सी ये मस्तिष्क की गतिविधियों का ग्राफीय चित्रण है, ऑप्शन डी ये हृदय की विद्युत सक्रियता का ग्राफीय चित्रण है। साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ये हृदय की विद्युत जो सक्रियता का ग्राफीय चित्रण है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम
और ईसीजी हृदय की विद्युत सक्रियता का ग्राफीय चित्रण है। ये हृदय के धड़कने के बाद पैदा हुए विद्युत कंपनों का ग्राफ बनाने की विधि है, जो कि हृदय की सभी क्रियाएं विद्युत कंपनों के द्वारा ही संचालित होती हैं और हृदय के कंपन के भिन्न भिन्न यानी अलग अलग आरेखों को मशीन द्वारा रिकॉर्ड कर इसका ग्राफ बना लिया जाता है और ये हृदय की गतिविधियों के बारे में सूचित करता है। देखते हैं अगला प्रश्न, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न यह है कि एक विशिष्ट हार्मोन्स को जिसकी कमी से गलकंड यानी गॉइटर रोग हो जाता है, संश्लेषित करने के लिए किस अंतःस्रावी यानी एंडोक्राइन ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए अर्ध सचेतक हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी अग्न्याशय या पैंक्रियाज, ऑप्शन सी थाइमस, लास्ट ऑप्शन है अवंटू ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी अवंटू ग्रंथि यानी थायराइड ग्रंथि। अवंटू ग्रंथि का थायराइड ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर स्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि मानी जाती है और मुख्यतः कोशिकाएं हैं जो कि दो हार्मोन्स टेट्रा आयोडोथायरोनिन तथा ट्राइटोआयोडोथायरोनिन का स्रवण करती है। थायरोक्सिन आयोडीन युक्त अमीनो अम्ल होता है जिसका मुख्य कार्य बुद्धि को नियंत्रित तथा शरीर का विकास करना होता है और थायरोक्सिन के अल्पस्राव से गेंगा या फिर गलकंड रोग होता है। इसमें गर्दन में उपस्थित थायराइड ग्रंथि फूल जाती है। देखते हैं अगला प्रश्न, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। साथियों प्रश्न यह है कि उच्चवसन के समय फंसलियां ऑप्शन ए बाहर की ओर गति करती हैं या फिर ऑप्शन बी है नीचे की ओर गति करती हैं, ऑप्शन सी ऊपर की ओर गति करती हैं या फिर बिल्कुल गति नहीं करती है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी उच्चवसन के समय पंसलियां हैं जो कि हमारी नीचे की ओर गति करती है, यानी श्वसन के समय पंसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं और डायफ्राम जो कि नीचे की ओर गति करता है। उच्चवसन के समय पंसलियां जो कि नीचे और अंदर की ओर आ जाती है जबकि डायफ्राम ऊपर की ओर पूर्व स्थिति में आ जाती है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी राइट होगा। बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मानव नेत्रों में वर्ण दर्शन किन प्रकाशग्राही कोशिकाओं का प्रकार है? ऑप्शन ए शलाका यानी रॉड्स, ऑप्शन बी शंकु यानी कॉन्स और सी ऑप्शन है अंध बिंदु और डी ऑप्शन है खात। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शंकु यानी कॉन्स। मानव नेत्र में रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा बना होता है। इन तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा अनुभव की गई संवेदनाओं को दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। ये तंत्रिका मुख्यतः दो प्रकार की होती है। शंकु कौन से तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं तथा रंगों यानी वर्णों की सूचनाएं भेजते हैं और शलाकाएं यानी रॉड्स मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। अगला प्रश्न मानव पाचन तंत्र के संबंध यानी मानव पाचन तंत्र से संबंध गतिविधियों में निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए पाचन कार्य मुख्य गुहा से आरंभ हो जाता है, ऑप्शन बी प्रोटीन का पाचन अमाशय में प्रारंभ होता है, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट का पाचन ग्रास नली में होता है, ऑप्शन डी है जठर रसों का स्राव अमाशय में होता है। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए चार ऑप्शन में से चुन के बताना होगा क्योंकि ये प्रश्न जो कि रिपीट हो रहा है। साथियों ये पूरा प्रश्न है जो कि रिपीट नहीं हो रहा है लेकिन ये मिला जुला प्रश्न है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर आपको इन दिए गए चार ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा। अपने मन के अंदर इस प्रश्न का राइट आंसर जान लेना होगा। तो साथियों यानी मानव पाचन तंत्र से संबंध गतिविधियों में निम्नलिखित दिए गए चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी
कार्बोहाइड्रेट का पाचन ग्रास नली में होता है। यानी ग्रास नली में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है और कार्बोहाइड्रेट का पाचन है वो मुख गुहा से आरंभ होता है। इसलिए विकल्प जो कि सी है वो गलत होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर सी होगा। अगला जो उल्लेखनीय है कि आमाशय की भित्ति की आंतरिक सतह पर उपस्थित शाखित और नलिकाकार ग्रंथियों से जठर रस का स्राव होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये आपकी स्क्रीन पे प्रश्न यह है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कथन है पचा भोजन और दूसरा कथन ऑक्सीजन, तीसरा कथन है अपशिष्ट पदार्थ। यानी इन उपर्युक्त में से रक्त है जो कि किसका या फिर किनका परिसंचरण करता है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल एक और दो, ऑप्शन सी केवल दो और लास्ट ऑप्शन है 1 2 3। साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1 2 3। यानी जो तीनों कथन है वो राइट होंगे। यानी रक्त वह तरल पदार्थ है जो कि हमारी वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यह पचे हुए भोजन को शुद्रांत्र यानी छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है और फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त की शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है और शरीर की कोशिकाएं भी अपशिष्ट का उत्सर्जन करती रहती है। रक्त शरीर में से ऐसे कई अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है, यानी उनका ट्रांसपोर्ट करता रहता है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न यह है कि साथियों निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ऑप्शन ए शुद्रांत्र, ऑप्शन बी वृद्धांत्र, सी ऑप्शन आमाशय और डी ऑप्शन है ग्रसिका। साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शुद्रांत्र। यानी शुद्रांत्र है जो कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आहार नाल का सबसे जो लंबा भाग है वो शुद्रांत्र है। अत्यधिक कुंडलित होने के कारण ये छोटी जगह में अवस्थित होती है और विभिन्न जंतुओं में शुद्रांत्र की लंबाई उनमें भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग यानी भिन्न भिन्न होती है। घास खाने वाले शाकाहारी जीवों में सेल्यूलोज पचाने के लिए लंबी शुद्रांत्र की आवश्यकता होती है। मांस का पाचन सरल है, अतः बाघ जैसे मांसाहारी की शुद्रांत्र छोटी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न ये आपकी स्क्रीन पे, प्लीहा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन सही है। पहला कथन, ये रक्त निषेधक की तरह कार्य करता है। कथन 2, प्रतिरक्षा तंत्र में प्लीहा की कोई भूमिका नहीं होती है। तो इन दिए गए कूट में से राइट आंसर को चुनिए। पहला ऑप्शन केवल एक, बी में है केवल 2, सी में 1 और 2 दोनों और डी ऑप्शन है न तो 1 और न ही 2। साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कथन 1 है जो कि राइट होगा। यानी प्लीहा मुख्यतः सभी कशेरुकियों में पाए जाने वाला अंग माना जाता है और वृद्ध लसिका ग्रंथि के समरूप ये प्राथमिक तौर पर रक्त निषेधक की भांति कार्य करता रहता है। प्लीहा यानी आरबीसीएस और प्रतिरक्षा तंत्र के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन करता है। इसलिए कथन 1 और 2 यानी कथन 1 और 2 दोनों गलत है। डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपकी स्क्रीन पे प्रश्न यह है कि किसी सामान्यतः वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है। ऑप्शन ए 9 से 12 प्रति मिनट और बी ऑप्शन 15 से 18 बार प्रति मिनट और सी ऑप्शन 21 से 24 बार प्रति मिनट और डी ऑप्शन 30 से 33 प्रति मिनट। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 15 से 18 प्रति मिनट। यानी किसी सामान्यतः वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में जो औसत श्वसन दर वो होती है 15 से 18 प्रति मिनट। यानी कोई वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में
औसतन, जो कि 15 से 18 बार सांस अंदर बाहर करता रहता है। अधिक व्यायाम करने में श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। तो साथियों, आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसकी राय आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ, वीडियो को लाइक करें और अपने भाई बहनों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल स्टडी विथ फौजी फैमिली को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ब्रेक लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।